अच्छा जी, डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग तो हमने देखा, और फॉर कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, या हम कौन सा डीप लर्निंग नेटवर्क पढ़ते हैं। हमने जो अभी तक का नेटवर्क पढ़ा है वो हमारे पास ANN था, यानी डेंस लेयर थी। कैसी लेयर थी? डेंस लेयर। तो डेंस लेयर कैन प्रोसेस, ये बेसिकली डेंस लेयर प्रोड्यूसेस आउटपुट। ठीक है, डेंस लेयर जो है वो कोई भी आउटपुट जो है प्रोड्यूस करती है। अभी डेंस लेयर ही प्रोड्यूस करेगी। हमने इमेज नंबर्स वाले डाटा सेट के अंदर देखा कि हमने डाटा को जो है वो कन्वर्ट किया वेक्टर के अंदर। ठीक है, पास किया डेंस लेयर के अंदर, एंड देन हमारे पास आउटपुट जो है वो जनरेट हुआ। ऐसे ही था। अच्छा, ये जो हमने अभी इमेज प्रोसेस की थी, ये डेंस लेयर में प्रोसेस की थी, इसलिए हमने हमेशा इसको जो आउटपुट दिया वो इनपुट दिया वो 1D इनपुट था। ठीक है, 1D इनपुट था। और वन डायमेंशनल, क्योंकि डेंस लेयर जो इनपुट लेती है वो इनपुट होता ही वन डायमेंशनल है, उसके अलावा वो इनपुट नहीं लेता, यानी वेक्टर जो है इनपुट जाता है। ठीक है। अच्छा, वेक्टर इनपुट जो है, जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क आगे बढ़ा तो और टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, यहाँ कन्वोल्यूशन की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की गई। किसकी? कन्वोल्यूशन। व्हाट इज कन्वोल्यूशन? कन्वोल्यूशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर दो मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस क्या होती हैं भी, आपस में एक दूसरे में कन्वॉल्व हो जाती हैं। वो किसी भी मेथड पे हो सकती है, जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं क्या करूँ भाई, इन दोनों मैट्रिसेस के ऑल नंबर्स को ऐड करके एक नया नंबर जनरेट करा लूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके नया नंबर जनरेट करा लूँ, मल्टीप्लाई करके नया नंबर जनरेट करा लूँ। यानी मैं ये कहूँ कि वन वन सेल इसका वन सेल इसका दोनों क्या हो जाए, प्लस हो जाए। हाँ, सेकंड सेल इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका और इसका दोनों का वैल्यू जो है वो ऐड होके नंबर, और फिर वो सारे नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होके किसी कोई एक नंबर जो है वो जनरेट कर ले। अभी हम इस कन्वोल्यूशन प्रोसेस को देखेंगे। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के थ्रू जो है वो हम कंप्यूटर विजन के टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। कौन से टास्क? कंप्यूटर विजन में क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन। क्या? जैसा कि हमने ANN के थ्रू इमेज क्लासिफाई किया था कि डिजिट 1 है, 0 है, 9 तक के डिजिट ANN के थ्रू किया था। इस बार हम करेंगे किसके थ्रू? CNN के थ्रू। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन के साथ साथ इमेज सेगमेंटेशन। क्या? सेगमेंटेशन क्या होती है कि मैं क्या करूं कि भाई ये एक इमेज है, इसमें यहाँ पर जो है वो I है, यहाँ पर जो है वो M है, यहाँ पर जो है वो G है, यहाँ पर जो है वो E है। अगर मैं 26 लेटर्स की क्लासेस के ऊपर मॉडल ट्रेन करूँ और फिर सेगमेंट कराऊँ, तो टेक्स्ट में से हर लेटर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी तरह इमेज में से अगर मैं सेगमेंट करना चाहूँ तो किसी इमेज के अंदर बंदा अगर साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो ह्यूमन सेगमेंट हो जाएगा, बाउंड्री बन जाएगी कि दिस इज ह्यूमन। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं सेगमेंटेशन लाइक दिस। यू सी, गाड़ियाँ भी सेगमेंट हो रही हैं, बंदे विद बाइक सेगमेंट हो रहे हैं, बिल्डिंग सेगमेंट हो रही है। ठीक है,
यानी जो जो चीज़ें पिक्चर में आ रही हैं वो उनको क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है कि मुझे कार नज़र आ रही है, बंदा नज़र आ रहा है, सड़क नज़र आ रही है, सिग्नल नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। सेगमेंट सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स बना लेना। हाँ, तो हम ट्रेन करेंगे ना मॉडल, उसको बताएंगे ना। हाँ, इसको हम कन्वोल्यूशन के अंदर टू डायमेंशनल पूरी इनपुट यानी इमेज जो है वो साबुत देंगे इसकी। पहले हम इमेज को क्या कर रहे थे, इमेज थी हमारे पास 2D की, जस्ट लाइक ये स्क्रीन, हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया था, सीधा कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, साबुत इमेज देंगे उसे। अब सीधा नहीं करेंगे, टू डायमेंशनल इनपुट देंगे। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और अभी भी रिसेंटली जो है वो एक दो मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो यही सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम मॉडल बना रहे होंगे, लेकिन आजकल मार्केट में ऑलरेडी जो है एडवांस मॉडल्स जो है वो मौजूद रहते हैं, या हम उन्हें लेके फाइन ट्यून कर लेते हैं। जैसे मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, ओपन सी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी कंप्यूटर विजन का है, ओपन कंप्यूटर विजन ओपन सोर्स मॉडल है। या कंप्यूटर विजन के लिए योलो मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो हम थोड़ा नेटवर्क, क्योंकि वो भी लिखा हुआ इसी पर ये सारा, मतलब वो किसी ने अपना मॉडल बनाया एंड देन उस मॉडल को एक नया नाम दे दिया और मार्केट में पब्लिश कर दिया। वो काम ऐसे होगा जैसे हम मॉडल बनाएंगे। अगर हम इतनी मेहनत करें कि उसके पैरेलल एक ऐसा मॉडल बना लें कि जो वो सारे काम कर रहा है हमारा मॉडल भी कर रहा हो, तो हम भी कंपटीशन मार्केट में अपना मॉडल जो है वो दे सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक इंडिविजुअल के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि इनके पीछे पूरी पूरी जो है वो 200 एम्प्लॉयज़ की कंपनी बैठी हुई है, जो सिर्फ यही रिसर्च कर रही हैं और मॉडल इम्प्रूवमेंट पे काम कर रही हैं। पहला तो हम देखने जा रहे हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या लेयर्स होती हैं, लेयर्स बिहेव कैसे करती हैं। और जो अभी हम इस चैप्टर में काम करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन से मुतालिक है। और बाद में जब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर होगा एडवांस कंप्यूटर विजन, तो इसके अंदर ये सारा सेगमेंटेशन वाला काम जो है वो हम करेंगे। इस तरह से आपके बाउंडिंग बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें जो है वो हम बना रहे होंगे। अभी एक ये तकिया के अंदर जो है वो बिल्ली भी नज़र आ रही है, एक बिल्ली, दो बिल्ली, तीन, चार बिल्लियाँ लेटी हुई। आपको कितनी लग रही है? हाँ, तीन लग रही है, चार है, एक दो तीन चार। तो डिफरेंट जो है ये हम अगले वक्त में देखेंगे। पहले हम कन्वोल्यूशन के प्रोसेस को समझते हैं। तो तो अर्लीस्ट एंड द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ डीप लर्निंग जो है वो कंप्यूटर विजन ही थी, जहां डीप लर्निंग ने प्रीवियसली तमाम मॉडल्स को आउट क्लास कर दिया, बिल्कुल रेस से बाहर कर दिया। बिकॉज जब तक न्यूरल नेटवर्क एग्जिस्ट करते थे पहले भी, लेकिन ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब तक एक्टिवेशन फंक्शन नहीं आया था, ये रिजल्ट्स 70 से ज़्यादा इम्प्रूव करते ही नहीं थे। एज सुन एज एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड, ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट न्यूरल नेटवर्क के कहाँ पहुँचे जाके, 99 पे। तो ज़्यादातर लोग जो कंपटीशन विन करने लगे वो बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क ही रहे। एंड देन दुनिया ने मान लिया कि भाई न्यूरल नेटवर्क इज दी न्यू एनर्जी जो इस्तेमाल की जा सकती है फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो एवरी डे यू आर इंटरेक्टिंग डीप विजन मॉडल्स लाइक गूगल फोटोज, गूगल इमेज सर्च, फिल्टर्स, ओसीआर सॉफ्टवेयर। ओसीआर समझते हैं क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कि टेक्स्ट को रीड करना, किसी डॉक्यूमेंट में से फिगर्स को उठाना, नंबर्स को उठाना।
अच्छा जी, तो कन्वोल्यूशन नेटवर्क की जब बात करते हैं तो ये एमनेस्ट वाली एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। कौन सी एग्जाम्पल? एमनेस्ट वाली एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। देखो, उसी इमेज क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को अभी हम किसके थ्रू करने जा रहे हैं? CNN के थ्रू करने जा रहे हैं। अभी पहले समझते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे पास देखो ये कैसा मॉडल लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? हमने पहले ऐसा मॉडल तो नहीं लिखा था, ये एक्स एक्स करके एक्स एक्स करके। हाँ, इस तरह मॉडल लिखने को कहते हैं फंक्शनल एपीआई। क्या कहते हैं? फंक्शनल एपीआई। उससे पहले जो हमने लिखा था वो सीक्वेंशियल मॉडल लिखा था। क्या लिखा था? याद है? वहां सीक्वेंशियल इंपोर्ट करते थे हम। हाँ, तीन तरह से मॉडल लिखे जाते हैं। एक सीक्वेंशियल मॉडल लिखा जाता है, एक फंक्शनल एपीआई लिखी जाती है, और एक क्लास मॉडल लिखा जाता है। ठीक है, क्लासेस लिखी जाती है। ठीक है, यानी अगर हम देखें यहाँ पर फंक्शनल एपीआई, सीक्वेंशियल एंड क्लासेस मॉडल, तो सीक्वेंशियल में क्या करते हैं? इनपुट लेयर फिर आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट। फंक्शनल में क्या होता है? एक इनपुट मल्टीपल लेयर्स को दिया जा सकता है। यही फर्क था सीक्वेंशियल में कि सीक्वेंशियल का एक इनपुट एक लेयर में जाता था, वहां से निकलता था, फिर एक ही लेयर में जाता था, बढ़ता नहीं था मुख्तलिफ जगहों पर। फंक्शनल के थ्रू ये काम हो सकता है, इनपुट लेयर और इनपुट जो है वो मल्टीपल लेयर्स में अपने इनपुट को पास ऑन कर सकती है एंड देन जनरेट करा सकती है आपके पास आउटपुट। हाँ, पूरा पूरा दोनों इनपुट, आधे आधे नहीं जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे इनपुट जाएंगे बट दो जगह जाएंगे, दो जगह जाएंगे। अच्छा, यहाँ होता क्या है, जब हमने सब चीजें अलग डिफाइन करते हैं, फंक्शनल एपीआई में हमारे पास कंट्रोल थोड़ा आ जाता है। क्या कंट्रोल आ जाता है कि यहाँ हमने कहा अभी कैरस, तुम्हारा जो इनपुट है उसकी शेप क्या है? 28 बाई 28 1। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि ये इनपुट शेप अब वेक्टर नहीं है। वेक्टर में हमारे पास 784 कॉमा 1 डायमेंशनल। अब ये कह रहा है कि आपका जो इनपुट है वो कितने डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है और 1 चैनल है, यानी 2 डायमेंशनल ही एक मैट्रिक्स है। क्या कहना चाह रहा हूँ? याद करो हमने क्या डिस्कस किया हुआ था मैट इसके बारे में, जब हम देख रहे थे तो हम क्या कहते थे भाई, हमारे पास जो है ये इमेज बनती है लाइक दिस, और अब ये इनपुट अगर भेजनी है तो मैं कैसे भेजूंगा? मैं मॉडल को क्या बोलूंगा भाई? मॉडल आपके पास जो है वो क्या आ रही है? 28 बाई 28 की एक इमेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। उसके बाद ये जो इनपुट यहाँ रिसीव हुआ, लेयर्स हमने यहाँ इस्तेमाल की थी कन्वोल्यूशनल 2D, 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर इस्तेमाल की है। 1D लेयर भी होती है, वो आगे हम देखेंगे किसी उस पर। इस लेयर के आगे हमने ये इनपुट क्या कर दिया? खुद फिट किया। सीक्वेंशियल में ऑटोमेटिकली जो इनपुट जा रहा था ऑटोमेटिकली जा रहा था, एक लेयर से दूसरी एक लेयर इनपुट बना आगे खुद ही ट्रैवल कर रहा था। इस दफा हम क्या कर रहे हैं? इनपुट हम खुद फिक्स कर रहे हैं। ये इनपुट इस लेयर के अंदर गया, अभी ये लेयर में क्या हो रहा है देखते हैं बाद में, और जो आउटपुट निकला वो किस में आ गया? अब ये x जो है वो अगली लेयर के लिए क्या बन गया? इनपुट बन गया। फिर दोबारा आउटपुट निकला x, ये x दोबारा अगली लेयर के लिए इनपुट बन गया। फिर दोबारा x निकला आउटपुट,
फिर ये इनपुट बन गया, इसके लिए आउटपुट निकला, एंड सो ऑन। आखिर में हमारे पास जो भी आउटपुट आया हमने उसको फ्लैटन कर लिया, दोबारा वेक्टर बना लिया। क्या कर लिया? दोबारा वेक्टर बना लिया, क्योंकि आउटपुट कौन निकाल के देगा? आउटपुट कौन निकाल के देगा? और डैश लेयर को इनपुट कैसा चाहिए? वेक्टर। तो हमें इवेंचुअली सबसे लास्ट में क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी? डैश लेयर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो फिर इसने क्या किया? कन्वोल्यूशन ने क्या किया? कन्वोल्यूशन के अंदर हुआ क्या, ये अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि आप फंक्शनल एपीआई के थ्रू ही ये कोड लिखें, आप पुराने वाले आर्किटेक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा सीक्वेंशियल वाला है वही इस्तेमाल कर लें। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आप फंक्शनल एपीआई लिखें, अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं। मैं दोनों कोड ले लेता हूँ, दोनों कोड ले लेता हूँ। ये दोनों बराबर हैं। हाँ, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ हमारे पास हमें एडिशनली क्या नहीं करना पड़ रहा, इनपुट सेट नहीं करने पड़ रहे, अगली लेयर भेजने नहीं पड़ रहे। ये ऑटोमेटिकली हर लेयर का आउटपुट जो है वो खुद ब खुद अगली लेयर के लिए क्या बनता जा रहा है? इनपुट बनता जा रहा है। इनपुट शेप हमने यहाँ भी डिफाइन किया हुआ है, जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है? अभी आ रहे हैं ना सर, अभी अंदर नहीं घुसे। अगर इनपुट शेप नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा ना ये। हाँ, तो फिर इसको इनपुट मिलेगा कहाँ से? भाई ये इनपुट हमने तैयार किया, इनपुट दिया, अब लेयर में इनपुट फीड करना है तो हमें खुद इनपुट देना पड़ रहा है, और ये वाले केस में हमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये वाली इसके लिए जल्दी आनी पड़ता है। शेप की बात यह है कि अब हम कन्वोल्यूशन के अंदर, कन्वोल्यूशन के अंदर हम 1D इनपुट नहीं देंगे, 1D इनपुट नहीं देंगे, बल्कि 2 डायमेंशनल इनपुट देंगे। हमारा इमेज साइज कितना था भाई? 28 बाई 28। और हमने ये बताया कि एक इमेज एक दफ़ा में क्या होगी? इनपुट जाएगी। सही है, ये लिखा हुआ है। दो भी ज़रा तवज्जो दो। तो हमारे पास एक इमेज मौजूद है और इसका साइज कितना है भाई? 28 बाई 28। ठीक है, देखो 28 बाई 28 की एक इमेज आएगी। हमने यहाँ लेयर डिफाइन की है और हमने कहा ये कन्वोल्यूशनल 2D लेयर है, 2 डायमेंशनल लेयर है। और यहाँ मैंने कहा है कि भाई यहाँ फिल्टर्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं 30। अब ये फिल्टर्स क्या है? फिल्टर का मतलब ये है, अच्छा, और दूसरा है कर्नल साइज। फिल्टर और कर्नल साइज 3। कर्नल साइज 3 का मतलब ये है कि हमारे पास एक 3 बाई 3 का जो है वो क्या है? ब्लॉक है। कितने का? 3 बाई 3 का। जैसे हमारे पास लेयर के अंदर वेट्स जनरेट होते हैं, W1 W2, कर्नल के अंदर अपने पास से ये 9 नंबर्स जनरेट होंगे। क्या होंगे? 9 नंबर्स क्या होंगे? ये जनरेट होंगे।
हर दफा इसमें 9 नंबर जनरेट होंगे और जो मेरी इमेज है 28 बाई 28 की, ये कर्नल जो है कितने साइज का, 3 बाई 3 का, ठीक है। 3 बाई 3 का जो कर्नल है, ये क्या होगा भाई, ये इस इमेज के ऊपर कन्वॉल्व होगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कन्वोल्यूशन का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। सी, अब हम बात कर रहे हैं, जो बात में कर रहा हूँ वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एन इमेज ऑफ मोर रेस्पेक्टेबल साइज 200 बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कलर्ड इमेज होगी, है ना। क्या साइज है इसका, बड़ा साइज है, 200 बाई 200 पिक्सल, वुड लीड टू न्यूरॉन्स, इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे भाई, 1,20,000 इनपुट जो बनेगा। अच्छा, इसको भी छोड़ें, पहले इधर आ जाए, कन्वोल्यूशन प्रोसेस को समझ लें। 1 मिनट देखो, अब ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन वाली मेरी इमेज है और येलो वाला मेरा कर्नल है। क्या बात कर रहा हूं मैं, ये मेरी इमेज साइज है और ये क्या है, कर्नल है, ठीक है। इमेज के ऊपर ये कर्नल क्या कर रहा है, कन्वॉल्व हो रहा है। कैसे कन्वॉल्व हो रहा है, अब दोबारा देखो, येलो के पास जो है, जो कर्नल है उसके पास 101, 010 और 101, ये कर्नल ऑटो जनरेट होता है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क के, जैसे वेट जनरेट होते हैं। और इमेज के ऊपर 28 बाई 28 की इमेज है, उसके ऊपर ये क्या करता है, पहले 3 बाई 3 ऐसे आया, और इमेज के पिक्सल और कर्नल का वेट, वो पिक्सल वो वेट जो यूं करके मैप हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए मल्टीप्लाई हुए मल्टीप्लाई हुए मल्टीप्लाई हुए मल्टीप्लाई हुए और आपस में समअप हो गए। समअप होने के बाद इसने पहली बारी में क्या जनरेट किया, 4 जनरेट किया। अच्छा, अभी मैं दोबारा देखता हूँ, देखो 4 हो रहा है या नहीं हो रहा, सी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 कितने होगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये 1 3, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 4। क्या सम आ गया यहाँ पर 4। अब क्या होगा, अब ये एक स्लाइड आगे बढ़ेगा और कहां से शुरू होगा, फिर यहां से लेके यहां तक 3 बाई 3 पे दोबारा, और दोबारा एक नया वेट जनरेट होगा, सही। फिर एक स्लाइड और आगे बढ़ेगा, यहां आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक, और नया वेट जनरेट होगा 3। मल्टीप्लाई होना या नंबर, मल्टी इस कन्वोल्यूशन प्रोसेस में मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। दोनों पिक्सल वैल्यू और वेट की वैल्यू क्या होंगे आपस में, एंड जितने कर्नल साइज के नीचे अंडर जितने पिक्सल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही, नाउ
यहां पर ये इस डायरेक्शन में चला, कितनी दफा चला? 3 दफा। क्यों? पिक्सल तो जो है वो 5 है, क्योंकि कर्नल साइज के ऊपर क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मैप होना चाहिए। अगर ये 3 से और आगे बढ़ेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कर्नल साइज 3 बाई 3 है, तो कुछ भी हो जाए, मेरी बात तवज्जो से सुनना, कुछ भी हो जाए, आखिर के 2 पिक्सल के ऊपर कन्वोल्यूशन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 3 बाई 3 पे ही 3 बाई 3 हो गया। अब आगे बढ़ूंगा तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए छोड़ देगा वो कहानी। सी, दोबारा देखो, कर्नल का साइज ये हम चूज करते हैं, जैसे वहां लेयर चूज कर रहे थे, यहाँ कर्नल साइज चूज करेंगे, फिल्टर चूज करेंगे। बताता हूँ। सी, यहाँ तक चला, अब और आगे नहीं जा सकता ये। इसी तरह नीचे आते हुए भी इससे नीचे नहीं उतर सकता। समझ आई बात? तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार मेरा कर्नल जो है वो क्या कर रहा है, इमेज पे स्लाइड कर रहा है, जितनी भी बार करे, अगर वो 3 बाई 3 का है, तो लास्ट 2 वर्टिकल पिक्सल्स और लास्ट 2 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स, ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी अब मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरी इमेज 28 बाई 28 थी, तो कर्नल चलने के बाद जो इमेज जनरेट होगी वो 26 बाई 26 होगी। ये बात समझ आई? हर इमेज अगर आखिरी 2 पिक्सल्स के वर्टिकली नहीं रन हो रहे और हॉरिजॉन्टली 2 नहीं रन हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कितने नंबर जनरेट होंगे? 5 के केस में कितने जनरेट हो रहे हैं? 3। 10 के केस में कितने जनरेट होंगे? 8। 28 के केस में कितने जनरेट होंगे? 26। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। अब ये जो इमेज पे ट्रेवर्सिंग है कन्वोल्यूशन की, ये कितनी बार होगी? ये एक बार पूरी चली, एक इमेज बन गई। यानी मैंने एक इमेज इसको ये दिया, इस इमेज के ऊपर मेरा कर्नल क्या हुआ रहा, चलता रहा। 28 बाई 28 से एक इमेज जनरेट हो गई, कितने की? 26 बाई 26 की जनरेट हो गई। अब कितनी इमेजेस जनरेट होंगी? कितनी? 32 इमेजेस जनरेट होंगी। कितनी इमेज होगी भाई? 32 इमेजेस जनरेट होंगी। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास जो 28 बाई 28 की एक इमेज है, अगर आप, तो मेरे पास 28 बाई 28 की एक इमेज आ रही है, ये जब मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, ठीक है, तो एक दफा जब कर्नल चला, एक इमेज जनरेट हो गई। दूसरी दफा कर्नल चला, दूसरी इमेज जनरेट हो गई। तीसरी दफा कर्नल चला, तीसरी इमेज जनरेट हो गई। चौथी दफा चला, चौथी इमेज जनरेट हो गई। हमने कितनी दफा चलवाया है? 32 टाइम्स। अच्छा, अब जो कर्नल है उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम रहेंगी क्या? अगर वो सेम रहेंगी तो फिर हर इमेज कैसी होगी? क्योंकि इमेज भी वही है, कर्नल भी वही है, तो हर दफा वही वैल्यू जनरेट होगी। इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम 32 टाइम्स पहली दफा चलने के बाद जब ये इमेज जनरेट हो गई, तो ये अपने वेट क्या कर लेगा? अपडेट कर लेगा। फिर दूसरी इमेज के लिए अपडेट कर लेगा, तीसरी इमेज के लिए अपडेट कर लेगा, चौथी इमेज के लिए अपडेट कर लेगा। राइट? तो अब हमें क्या बात समझ में आ गई कि भाई हमारे पास क्या सीन है? क्या सीन है भाई? एक इमेज से कितनी इमेजेस निकल रही हैं?
32, 1 2 3 4 से लेकर 32। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये 32 इमेजेस निकली और जितना भी आउटपुट आया वो सारा यहाँ पर आ गया इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। हमने अगली लेयर को इनपुट दिया। अगली जो लेयर है वो मैक्स पूल लेयर है। कौन सी लेयर है? मैक्स पूल लेयर है। ये स्टेटलेस लेयर है। क्या है ये? अब स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या होता है? ऐसी लेयर्स जिनके अंदर वेट जनरेट होते हैं, वेट चेंज होते हैं, वो स्टेटफुल लेयर्स होती हैं। कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक ट्रेनिंग से नहीं होता, यानी उसके अंदर वेट चेंज नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास एक आउटपुट आया, मैंने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, उसमें ट्रेनिंग तो कोई शामिल नहीं ना। तो मैक्स पूल लेयर एक स्टेटलेस लेयर है, स्टेटलेस लेयर है जिसके अंदर कोई वेट जनरेट नहीं होता। लेकिन ये करती क्या है? आ जाओ यहाँ पे जरा। मैक्स पूल लेयर होती है हमारे पास, एवरेज पूल लेयर होती है। ये क्या करती है? हमने इसका साइज बताया 2x2, मैक्स पूल का साइज बताया 2x2, यानी इमेज के ऊपर 2x2 एरिया में जो पिक्सल आ रहे हैं उन पिक्सल में से सबसे बड़ा पिक्सल ले लो। देखो क्या सिलेक्ट हुआ, और यहां से क्या सिलेक्ट होगा, यहां से, यहां से। अब बताओ ओरिजिनल जो इमेज थी उसका साइज क्या था, और मैक्स पूल होने के बाद जो इमेज आई उसका साइज क्या है, यानी साइज क्या हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। अच्छा, इससे ये करने से जो साइज आधा कर लिया, और हमने साइज कैसा आधा किया है, क्रॉप करके आधा नहीं किया है। अगर मैं बोलता यार इमेज को हाफ में क्रॉप कर दो, तो 26x26 की आई थी, मैं यहां से 13 पिक्सल काटता, यहां से 13 पिक्सल काटता, काम हो गया था। लेकिन उस तरह अगर मैं क्रॉप कर देता इमेज को तो क्या होता, सर आधा, धड़ आधा, कान इधर चला जाता। यहां से क्या किया गया, यहां से लिया गया जो पिक्सल गहरा है, डार्क है, ठीक है, जिससे इमेज क्या हो रही है, डिटेक्ट हो रही है कि यार ये कान घोड़े का है कि गधे का है, किसका, इंसान का कान नजर आ रहा है, ठीक है। उस पिक्सल को जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो गैर जरूरी शेड्स थे इमेज के अंदर उनको वेटेज नहीं मिली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों। अब पहले चलते हैं वहीं पर बात। बेसिकली कन्वोल्यूशन हमें क्या करके दे रहा है, इमेज की टर्म में अगर सोचूं तो कन्वोल्यूशन हमें क्या, नंबर की टर्म में समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कन्वोल्यूशन ये कर रहा है। इमेज की टर्म में कन्वोल्यूशन क्या कर रहा है, इमेज की टर्म में कन्वोल्यूशन ये करता है, ये निकाल के देता है एजेस। क्या निकाल के देता है, कोई, ठीक, इसको यूं इमेज प्रोवाइड की गई और इसने इसके कन्वॉल्व होने के बाद एजेस निकाले। अब पहले पता होना चाहिए कि एजेस क्या होते हैं, क्या होते हैं एज। हम आमतौर पे कहते हैं किनारा, किसे कहते हैं, किनारा। इमेज की सूरत में एज क्या होता है, इमेज की सूरत में किनारा उस जगह को कहते हैं जहां पिक्सल की वैल्यू सडन चेंज हो जाए। मतलब, देखो जैसे दरवाजा नजर आ रहा है ना, आपको ये दरवाजा क्यों लग रहा है, बिकॉज बाकी एरिया वाइट है और एकदम से क्या हुआ है, डार्क एरिया आ गया। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एज, ठीक है। हमारा हाथ है, नजर आ रहा है हमें, यहां से एकदम से यहां पर क्या हो गया, शिफ्ट आ गया, ये नजर आ रहा है।
भावे नजर आ रही है। अब मॉडल जब ट्रेन होता है ना फेस रिकॉग्निशन के अंदर, तो यू सी कि वो उसको नजर आ रहा है ऊपर एरिया डार्क है, और एकदम से यहाँ कलर शिफ्ट हुआ, उसने इस एरिया को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, फिर शिफ्ट हुआ। जब ह्यूमन क्लासिफिकेशन मॉडल तैयार होता है ना वैसे ही होता है। या ह्यूमन का यही पैटर्न है कि ये पूरा गोल एरिया नजर आ रहा है डार्क में, यहाँ इतना एरिया जो है वो इतना डार्क नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। फिर आंखों की ये शेप है, फिर इसके नीचे जो नाक का शेप आ रहा है उसकी एजेस यूं आ रही है। एंड अब जब भी रिकॉग्नाइज करना होता है वो फेस को वैसे ही रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं थोड़ा, अगर आप रिसर्च एरिया में जाएंगे तो फेस, हाँ, अगर हम मल्टीपल अगर हम मल्टीपल डायमेंशन में मॉडल को रेडी कर रहे हैं, गंजा अलग हो गया, कोई बिल्कुल ही काला आदमी होगा तो क्या होगा उसका। हाँ, लाइक अगर हम बिल्कुल ही किसी काले आदमी की इमेज ले लें, उसको तो सर का भी नहीं पता चलेगा बेचारे का ना। लेकिन यू सी कि देयर इज डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो एजिस तो बन रही है, एजिस तो बन रही है, कलर शिफ्ट जो है वो हो रहा है, पिक्सल शिफ्ट जो है वो हो रहा है। तो फिर मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो जिसमें नज़र नहीं आ रहा है, देख रहे हो ये एजिस रिकॉग्नाइज करके क्या बनाता है, फेसेस की एजिस क्रिएट करता है। लाइक अगर मैं इधर भी दिखाऊं, इस बुक में भी एक, ये देखो इमेज दी गई, इमेज से क्या करता है ये, ऐसे किनारे आइडेंटिफाई करता है, एंड देन फाइनली डिसाइड करता है कि यहाँ नजर आने वाली क्या है, बिल्ली है। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है शायद इसमें, ये आ गया। ये पॉल वॉला और माइकल जॉन्स, दो लोगों ने ये पेपर लिखा था फेस रिकग्निशन के ऊपर, ह्यूमन डिटेक्शन के ऊपर। ये उनका रिसर्च पेपर है जिसमें उन्होंने ये टेक्निक्स जो अप्लाई की थी, वर्टिकल एजेस, हॉरिजॉन्टल एजेस, डायगोनल एजेस, सेंट्रल एजेस, एंड इसी की बेस पर जो है वो क्या डिसाइड करते हैं, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि भाई ये इमेज कैसे काम कर रही है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। अब ये कहता है कि नाक के ऊपर पिक्सल चलेगा तो ये वाला फिल्टर है, पेशानी पे जो है ना आइडेंटिफाई इस फिल्टर से हो रही है, आईज इस फिल्टर से आइडेंटिफाई हो रही है। सो ये उस वक्त का सबसे कामयाब पेपर था। फर्दर जितने भी अब फेस रिकॉग्निशन मॉडल्स हैं वो इसी पर बेस करते हैं, और लोगों ने इसी की रिसर्च को जो है वो क्या किया है, आगे बढ़ाया। उसने अपना रिजल्ट्स भी बताया अपने मॉडल के, एंड सो ऑन। तो कभी अगर इमेज में काम करेंगे तो आपका वास्ता पड़ेगा इससे। तो बेसिकली कन्वोल्यूशन क्या करता है, कन्वोल्यूशन हमें एजेस निकालने का काम करके देता है। इसका काम एजेस निकालने का। डिसाइड कौन कर रहा है,
डेंस लेयर। फैसला जो है वो किसने करना है? डेंस लेयर ने करना है। कन्वोल्यूशन से हम एजेस निकाल लेते हैं सारी। तो मैक्स पूलिंग से हमारा 26 बाई 26 का साइज जो है वो रिड्यूस होके कितना हो गया? मैक्स पूल के बाद कितना हो गया? आधा। कितना? 13 बाई 13। BAW 751 कल्टस गाड़ी किसी की है? तो मैक्स पूल लगाया हमने, इमेज का साइज क्या हो गया? अगर ये इमेज साइज रिड्यूस नहीं होता तो क्या होता? ये बाद में सबसे आखिर में दिखाऊंगा क्या होता, कि कितने पैरामीटर जनरेट होते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कम पे जा रहे हैं। कि अगर ये इमेज साइज कम नहीं करते तो हमारे पास कितने पैरामीटर जनरेट होते। पैरामीटर की बात है, कितने वेट जनरेट होते। ये वर्ड आप आजकल बहुत सुनते हैं। क्या? पैरामीटर्स। कि भाई फला मॉडल, डीप सीक का मॉडल इतने बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन होगा, 100 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन होगा। तो व्हाट आर दीज बिलियन पैरामीटर्स? वो यही वेट की वैल्यूज हैं, कि इतने वेट जनरेट हो। इतनी डीप लेयर है। हर चार में से एक। जिस घर में रहते हो कितना बड़ा है वो, वैसे ही अंदाजा करो। कुछ तो अंदाजा हो। 100 गज का है, 80 गज का है, 200 गज का है, तो कुछ तो होगा। अच्छा, किसी को आइडिया है? 220 क्या? 220 कमरे, 220 गज। स्क्वायर यार्ड्स। अब आई ना बात। कौन से यार्ड? स्क्वायर यार्ड। अगर खाली गज की बात करूं तो लंबाई है, एक लंबी दीवार की बात होगी सर। स्क्वायर यार्ड्स की बात हो रही है। तो जब वो कह रहा है 2x2, तो इन चार में से एक सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर कितने रह गए? चार में से एक सिलेक्ट हुआ, कितने हो गए? 1। फिर इन चार में से एक सिलेक्ट हुआ, कितने हो गए? 2। फिर नीचे वाले चार में से सिलेक्ट हो गए, कितने हो गए? नीचे उतरेंगे ना, 5। ठीक है, ये वाले में से। तो ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ना यार। जब भी तो ये, जब जब हम कह रहे हैं कि दो यहां से कम हुए तो दो यहां से भी तो कम होंगे, स्क्वायर है ना। आई बात समझ में? देखो, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास जो है, कितनी होगी भाई? 4x4 होगी ना। 4x4 होगी ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन चार में से क्या कर लो। तो ये चार एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में? स्क्वायर है ना। स्क्वायर है ना, तो फॉर एग्जांपल एक वैल्यू सिलेक्ट होगी। फिर इन चार में से क्या होगी? एक वैल्यू सिलेक्ट होगी। फिर इन चार में से क्या होगी? एक वैल्यू सिलेक्ट होगी। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ रही है। ये वैल्यू सिलेक्ट हो गई 4x4 की। अब बात ये है कि ये 4x4 है, ठीक है। इसका आधा कितना होगा भाई? 2x2। यानी इस डायरेक्शन में भी दो कम होंगे और इस डायरेक्शन में भी दो कम होंगे। 4 का भी लेंथ में भी 4 से 2 हो गया, और विड्थ में भी 4 से क्या हो गया? स्क्वायर है ना। स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर है तो दोनों डायमेंशन में, क्यूब होता तो तीनों डायमेंशन में कम होता। सही है। वापस आते हैं यहां पर। कहां थे हम? कि भाई मैक्स पूल लगाया, उसने साइज कम कर दिया, एंड देन दोबारा दिया। अब 64 कर्नल्स, 64 फिल्टर्स। कर्नल साइज सेम है, कितने? 64। 64 का मतलब क्या है?
हर एक से 64 जनरेट होंगी। अब कितने इनपुट है मेरे पास भाई? अब कितने इनपुट है मेरे पास? 32। और हर एक से कितने होंगे? 64। कितने भाई? इससे भी कितने होंगे? 64। इससे भी कितने होंगे? समझ रहे हो बात? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? और फिर 32 टाइम्स 64 निकले और अगली दफा कितने निकलने? 32 टाइम्स 64 का मतलब क्या है? कितने निकल आएंगे? मल्टीप्लाई करना जरा। 2000। अभी 2048 से कितने निकलेंगे? 1। इससे भी 128, इससे भी 128, इससे भी 128, तो टोटल कितने हो गए? 2048 मल्टीप्लाई बाय 128। कितने हो गए? हाँ। अच्छा, अब शुरू से आ जाते हैं। हमारे पास पहली इमेज कितनी थी? 28 बाय 28 की एक इमेज। इससे कितने जनरेट करवाए? 32 जनरेट करा दिए। कितने पैरामीटर जनरेट हुए? हर एक पिक्सल एक से कनेक्ट है। कितने हो गए? 28 मल्टीप्लाई बाय 32। 28 मल्टीप्लाई बाय 32 करना जरा। कितने हो गए? 896। और इसमें 32 बाईस भी ऐड कर लो। बाईस भी आएंगे ना? कितने हो गए? 1028। अच्छा, अब इस 32 से कितने निकल रहे हैं भाई? 64। और हर एक 32 से 64 निकल रहे हैं। मल्टीप्लाई करते जाओ भाई। 32 मल्टीप्लाई बाय 64। और कितने हो गए टोटल? चलो अभी दिखाता हूँ, वेट चलो। अच्छा, आखिर में हमारे पास क्या हुआ भाई? मैं इसको इधर दिखाता हूँ, देखो। ये हमने इंपोर्ट किया। दूसरा वाला भी रन कर देता हूँ। अब देखो जरा, मैं यहाँ कह रहा हूँ मॉडल डॉट समरी। क्या कह रहा है? पहली लेयर में कन्वोल्यूशनल 2D कितने का आउटपुट निकला? 26 बाई 26 की कितनी इमेजेस निकली? 32 इमेजेस निकली। कितने पैरामीटर जनरेट हुए? 320। 320 क्यों हुए? मैक्स पूलिंग लगाया, साइज कितना हो गया सबका? कोई वेट जनरेट हुआ? क्यों? स्टेटलेस होती है। फिर दोबारा क्या हुआ भाई? कन्वोल्यूशन लगा, साइज कितना हो गया? कम हो गया। कितने पैरामीटर, कितनी इमेजेस जनरेट हुई? 64। कितने पैरामीटर जनरेट हुए? फिर मैक्स पूल लगाया, हाफ हो गया साइज, कोई पैरामीटर जनरेट नहीं हुआ। फिर कन्वोल्यूशनल 2D लगाया, 3x3 की इमेज जनरेट हुई, 36,900। टोटल पैरामीटर जनरेट हो गए कितने? 55,744। क्या? कह रहे हो क्या आया? ये कैसे आया? अच्छा, चलो इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं।
देखो भाई, एक इमेज थी मेरे पास, एक इमेज से कितनी जनरेट हुई, 32। तो कितने वेट हो गए यहाँ पर, कितने पैरामीटर हो गए, 32। और 32 में मेरे पास बाइस भी कितने होंगे। अच्छा, अब हमारे जो वेट जनरेट हो रहे हैं, हमारा कर्नल साइज कितना है भाई, 3/3 है ना, 3/3 हमारा कर्नल साइज है। तो इसका मतलब एक इमेज से कितने वेट जनरेट हो रहे हैं, 9। एक दफा जब कर्नल चल रहा है, यानी जब पहली इमेज जनरेट हुई भाई, तो ट्रैवल कितनी दफा करेगा वो, कितने, उसमें एक कर्नल में कितनी वैल्यू आएंगी, पूरा ट्रैवल करता रहा, तो वेट कितने हैं उसके अंदर, 9। ये 9 कितनी दफा जनरेट होंगे, 32 टाइम्स। इसमें कितने बाइस ऐड होंगे, 32। करो जरा कितने हो गए, 320। ये तो हो गया पहली लेयर का। ये बात समझ में आई या दोबारा बताऊं, आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, 32। और 32 इमेजेस से हम कितनी निकाल रहे हैं, 64। तो इसका मतलब ये हुआ कर्नल साइज वही है, 9। ठीक है, 9 कर्नल साइज है, और इमेजेस कितनी है, 32। तो एक तो ये हो गया मल्टीप्लाई, दूसरा कितनी और निकल रहे हैं, 64 प्लस 64 जरा करो, 1849, सही हो गया, 18,496। अच्छा भाई, अब 64 से कितने निकाल रहे हैं, 128। तो क्या हो जाएगा भाई, 9 वही है, मल्टीप्लाई बाय कितने, 64, और मल्टीप्लाई बाय 128 प्लस 128, कितने हो गए भाई, कितने, 73। अच्छा, एक चीज इसमें शायद डबल हो रही, 73 856। हाँ, कितने, 64 ही है ना वो, जब भी तो मेरे पास गलत आ रहा है। यहाँ पर दोबारा 64 ही है भाई, मॉडल में हमारे पास दोनों दफा जो है 64 है। कितना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 प्लस 64। अब करो जरा, 9 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस मल्टीप्लाई बाय 64, हाँ, 36 928। अब सही हो गया ना, ठीक है। आगे हमने क्या किया मॉडल के अंदर, यहां पर डेंस लेयर लगा दी। कितनी लगा दी, अब डेंस लेयर में 10 आउटपुट्स निकल रहे हैं, और हमारे पास आउटपुट कितने, हाँ, हमारे पास इसके बाद फ्लैटन करके लेयर लगाई। फ्लैट लेयर भी स्टेटलेस लेयर है, कोई पैरामीटर जनरेट नहीं हो रहा। और डेंस लेयर में हमारे पास 64 इनपुट आ रहे हैं, कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय 10 में। तो कितने निकले अभी, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 640, और प्लस 10 जो है वो 22, उसके अंदर 650। तो टोटल यहाँ 93 322 पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो
कि मैं डेंस को कहां तक लेकर आ रहा हूं, 3/3 का इनपुट दे रहा हूं। अगर ये हाफ नहीं करता, अगर 26 के बाद ये 13 नहीं करता और हर दफा मैक्स, हर बार फिल्टर के बाद दो दो कम हो रहे होते, तो कितनी लेयर बनती? 26, 24, 22, 20, 18, 16, और हर लेयर में पैरामीटर जनरेट हो रहे होते। तो जो यहाँ 55,000 नजर आ रहे हैं, ये शायद 2-3 करोड़ होते। तो मैक्स पूल ने जो है वो हमारे पास पैरामीटर जनरेशन भी क्या कर दिया, इस टेक्निक ने रिजॉल्व कर दिया इमेज साइज को हाफ करके। अदरवाइज बहुत ज्यादा पैरामीटर जनरेट हो रहे होते। अगर मैंने एक जगह बात पढ़ी थी, देखो ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर इफेक्ट, अगर ये नहीं करते 26/26, हर दफा ये कम होता है। मैक्स पूल अगर हम नहीं लगाते, तो मैक्स पूल ना लगाने की सूरत में हमारे पास अभी 55,000 हो रहे हैं। अगर ये नहीं लगाते हम, तो ये पैरामीटर की तादाद जो है तकरीबन 1,40,00,000 बन रही थी, मैंने इसमें देखी। तो ऑपरेशन समझ में आया, ये कन्वोल्यूशन कैसे काम कर रहा है, फिल्टर क्या चीज है, कर्नल क्या चीज है, मैक्स पूल लेयर क्या कर रही है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इनपुट वगैरह अपने दे सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो कितना फर्क आया है कन्वोल्यूशन की वजह से। ठीक है, बाकी सारा डाटा वही ले लिया हमने जो प्रीवियसली लिया हुआ था। ट्रेंड टेस्ट डेटा लिया, उसको रीशेप कर लिया। इस बार हम किस में कर रहे हैं भाई, 784 में नहीं बल्कि 28/28 की इमेज 60,000, वन चैनल फ्लॉट डिवाइड कंपाइल किया और मॉडल को फिट कर दिया। तो पहले से ज़्यादा टाइम ले रहा है। सेकेंड इपॉक में 98 पे आ गया है। आतिफ कहाँ है?
ठीक है, हमारे पास 99.4% पे जो है ट्रेनिंग में चला गया। तो बेसिकली ये कहता है कि भाई अब अगर आप टेस्ट मालूम करें तो आपका स्कोर जो है 99.2% जो है वो इसका रिजल्ट है। अच्छा, यही डाटा हमने पिछली दफ़ा ANN से सॉल्व किया था, तो याद करो वहाँ कितनी एक्यूरेसी थी, 90, टेस्टिंग में 97 थी, यहाँ कितनी है 92% इम्प्रूव कर गया। अब आप बोलेंगे सर 2% के लिए इतनी मेहनत करी, कन्वोल्यूशन नेटवर्क बनाया, क्या जरूरत पड़ी थी सिर्फ 2%? क्या ख्याल है, ये सवाल है, बनता है नहीं बनता? हाँ, बनता है ना। तो इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ, दो बातें कहता हूँ जिससे ये बात समझ में आएगी कि ये 2% कितना मुश्किल था। देखो, एक आदमी ने एक इम्तिहान में लिए 70 नंबर और एक आदमी लिए 95 नंबर। दोनों को टारगेट मिला है कि 5-5% नंबर अगले इम्तिहान में बढ़ने चाहिए। किसके लिए आसान है? हाँ, क्यों उसके लिए भी नहीं करे यार 5%? बिकॉज के 95 के बाद 2-3% बढ़ाने का मतलब पता है आपको क्या है, अंदाजा हो रहा है? ठीक है, यही बात यहाँ पर भी है कि 90s में मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। ठीक है, और अगर यूं भी नहीं समझ में आता तो एक मिसाल और भी है मेरे पास। हाँ, थोड़ी घरेलू के साथ साथ का वास्ता पड़ा होगा इससे। कौन कौन लोग घर में कपड़े धोते हैं? हाँ, बस 2 बंदे, 3? शर्म क्यों आ रही है यार? रोए ना कभी? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था, मैंने कम कपड़े धोए हैं, तो जब कभी वो घर की बड़ी बड़ी बेडशीट धुल रही होती थी ना, तो वो खवातीन से निचोड़ी नहीं जाती, है ना? तो उसके लिए बुलाती है, बेटा जरा इसको क्या करो, निचोड़ दो। ठीक है, अच्छा, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश पहले कर चुकी जितना निकल सकता है। आप जाते हैं और उसे पूरी जान लगा के निचोड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें से कतरे क्या हो जाते हैं, और निकल जाते हैं। पास खड़ी बहन आपको बोले क्या कमाल के, इससे तो मैंने इसको निचोड़ पानी निकाल दिया इसमें, आप क्या बोलेंगे? हैं? आप क्या बोलेंगे? तो भाई वो उस वक्त तो उसमें गुंजाइश थी इतनी, आपने हल्के से भी निचोड़ा काम हो गया, एंड पे पहुंचा के वो आखिरी 2 कतरे निकालो तो पता चले ना। वो यही हाल इसका भी है कि भाई 95 के बाद जाके अब बढ़ा के दिखाओ, 2, 3, 99, 98.5। बेसिकली सिर्फ इसी के ऊपर जहां पर ये मामला आ रहा है, आप यकीन करेंगे, लोग लोग अपने पेपर्स पब्लिश करते हैं कि यार इस पे प्रीवियसली डेटा में ये काम हुआ हुआ था, इतने % एक्यूरेट ये मॉडल काम करता था इस आर्किटेक्चर के साथ। मैंने इसके अंदर क्या किया, ये वाला घोटाला किया, कुछ नया शामिल कर दिया। किसी ने मैक्स पूल शामिल ही किया होगा ना यार, दिमाग लगा के किसी ने मैक्स पूल घुसाया ही होगा ना इसके अंदर। तो उससे मॉडल की कंप्यूटेशन भी कम हो गई, रिजल्ट भी इंप्रूव हो गया उसका PhD। ठीक है, अब मसला ये है कि आपने इसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस की और आके उसी डेटा पे काम कर लिया, अभी फलाने इतनी % एक्यूरेसी लेकर आया था, मैंने इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन किया है, एक्यूरेसी लेवल 1% बढ़ गया, हो गया। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, सोचना पड़ेगा समथिंग न्यू, जो हुआ हुआ वही नहीं सोचना पड़ेगा।
उसने एक मैक फुल लगाया तो मैं 2 लगा दूं। हाँ, बहुत सारे मॉडल में ऐसा है कि भाई साइज बढ़ा दूं, नहीं। नाउ समथिंग, कुछ नया आइडिया जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। भाई ऊपर वाला नीचे वाला भाई एक ही काम है। ये वाला पूरा काम वही हुआ है बस। तो हमारे पास जो है वो, वापस आते हैं इसके ऊपर। देखो, very similar to ordinary ANN, conventional architecture makes explicitly assumption that inputs are images। अच्छा, अगर इसको और अच्छा समझना है तो Welcome to this course on convolutional networks. Computer vision is one of the areas that's been advancing rapidly thanks to deep learning. Deep learning computer vision is now helping self-driving. एज डिटेक्शन क्या होती है? The convolution operation is one of the fundamental building blocks of a convolutional neural network. Using edge detection as the motivating example, in this video you see how the convolution operation works. मुश्किल से ही समझ में आती है इसकी। Later layers might detect parts of objects, and then even later layers maybe detect parts of complete objects. Like that, for a computer to figure out what are the objects in this image. And then vertical edges, so for example, this then vertical horizontal edge, edges, and that also gets detected sort of roughly here. Scale image, this is just a 6 by 6 by 1. What do is construct a 3, this is going to be called -1, -1. And what you're going to do, this is this column, do this, you take, and then if you just take the blue square to right, then in practice, with all the deep learning frameworks that have good support for computer vision, will have, for example, give you vertical edge right down the middle of this image as a transition. The filter for you want from matrix as an image, you find that this does a pretty good job. Vertical edge pixels where to find these vertical edges in an image. So you've now seen how the convolution operator works. ओवर वॉल्यूम्स अगर 3D इमेज होगी तो कैसे कन्वोल्यूशन चलेगा, फिर 3D फिल्टर होगा, 3D इमेज होगी, and 3D वैल्यूज। And once again, n minus f plus 1 by n minus f plus 1 by, and when we use this NC prime, or really, is really NC at the next layer, but this is the number of filters that you use. So this is our example. तो अब जरा आपने एक काम करना है, ये वाला जो देखो इधर, ये पूरा जहां से भी शुरू हुआ है ना, इसकी लाइन बाय लाइन आपने पढ़नी है, क्या बात हो रही है, फिर मुझसे सवाल करने हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सवाल करने हैं कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में ये पढ़ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, पैटर्न का क्या मतलब है, स्पेशल हायरार्की का क्या मतलब है। ये पढ़ोगे तो सवाल पूछोगे, ठीक है। इसी तरह साइज पेजेस, डेप्थ ऑफ आउटपुट फीचर मैप कितनी कैसे निकल रही है, बॉर्डर इफेक्ट मैंने बता दिया है। बॉर्डर इफेक्ट में दो क्या हो जाते हैं, बॉटम एंड लेफ्ट से कम हो जाते हैं। अगर आप पैडिंग लगा दें तो फिर वो साइज क्या रहेगा, 28 बाई 28 ही रहेगा और डायरेक्ट जाएगा 14 बाई 14 पे मैक्स पूल होके, है ना। मतलब वो पैडिंग में जब इसने यूं करके कन्वॉल्व किया तो बाहर निकल गया,
जब ये बाहर निकलेगा तो 0 0 की पैडिंग लगा देंगे ताकि ये बाकी वाले भी क्या हो जाएं, ट्रेवर्स हो जाएं जो ज़ाया हो रहे हैं। हो सकता है उनमें कोई अहम फीचर मौजूद हो। ये पढ़ के आना है भाई, मैक्स पूल मैंने बता दिया है, फिर भी पढ़ लेना। देखो मैक्स पूल के बगैर सिर्फ 22 तक लेके गए तो 7,12,000 पैरामीटर जनरेट हो गए। कहाँ तक? 22 तक। हमें कहाँ तक ले जाना है? 3 तक। तो आप अंदाजा करें कि ये पैरामीटर कहाँ पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? बैठा नहीं जा रहा? जुम्मे की नमाज का सलाम फेर के बंदे की ये हालत होती है, जल्दी से भाग जाऊँ ना। इमाम साहब खींची जा रहे हैं, दुआ खींची जा रहे हैं भाई, है ना। आगे जो हम काम करेंगे वो कैट्स एंड डॉग क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे। यहां तक पढ़ के आना है सबने, इससे पहले तक। 8.2 से मैं शुरू करूंगा और हम आगे चलेंगे। कुत्ता बिल्ली क्लासिफायर, अंग्रेजी में बोलो अच्छा लगेगा, उर्दू बोलो हंसी आ रही है। कैट एंड डॉग क्लासिफायर, अब सही है। अच्छा भाई, बिल्ली कुत्ता, बड़ी गहरी नजर है तुम्हारी।